ठीक है, तो आज हम आप से प्रामाण्यवाद पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रामाण्यवाद है, क्योंकि जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज। देखिए, अभी हमने चर्चा की कि प्रमा क्या है, व्हाट इज नॉलेज, प्रमा। फिर हमने चर्चा की कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, जो 6 प्रमाण हमने कल आपको बता दिए। अब यथार्थ ज्ञान अगर प्रमा है, और यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण है, तो जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन माने प्रामाणिकता की, जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान कैसा ज्ञान है, वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, वह ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, अथवा वह ज्ञान अप्रामाणिक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, काल्पनिक ज्ञान है, भ्रमात्मक ज्ञान है, अनिश्चित ज्ञान है। ठीक है, इस पे हम जो डिस्कस करेंगे उसी को हम आज हम लेंगे आज के कोर्स में। तो इंडियन एपिस्टेमोलॉजी में जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज प्रामाण्यवाद के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब प्रामाण्यवाद का तात्पर्य क्या है? प्रामाण्यवाद का तात्पर्य यह है कि जो भी हमें ज्ञान है प्राप्त हुआ है, उसकी प्रामाणिकता हम किन रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे जो भारतीय दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि हम जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी प्रामाणिकता हम 2 रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक तो स्वतः प्रामाण्यवाद और दूसरा है परतः प्रामाण्यवाद। स्वतः प्रामाण्यवाद के लिए हम कहते हैं कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान की प्रामाणिकता उसके ज्ञान प्राप्ति के का जो उत्पादन कारण सामग्री है उसमें सन्निहित है। समझ रहे हैं ना? जी सर। मतलब जैसे ही आपको ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक उसी रूप में उसकी प्रामाणिकता भी सुनिश्चित हो गई। जो ही आपको ज्ञान हुआ, जैसे उदाहरण आप इस तरह से समझिए कि जैसे ही आपने शेर को देखा, ठीक उसी समय शेर को, सिंह को देखते ही आपके मन में यह निश्चित हो गया कि यह सिंह है, भाग करके हम अपनी प्राण रक्षा करें, क्योंकि यह हिंसक पशु है। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे स्वतः प्रामाण्यवाद, कि ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही ज्ञान की प्रामाणिकता भी सुनिश्चित हो गई। ठीक है, दूसरा जो प्रामाण्यवाद का सिद्धांत है वह है परतः प्रामाण्यवाद। परतः प्रामाण्यवाद का तात्पर्य है कि ज्ञान हमें उत्पन्न हुआ, लेकिन जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान अप्रामाणिक भी हो सकता है, प्रामाणिक भी हो सकता है। लेकिन उस ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात फिर जब हम उस ज्ञान की प्रामाणिकता को निश्चित करते हैं, जब हम उसका परीक्षण करते हैं, जब उसे हम कसौटी पर कसते हैं और उस कसौटी पर कसने के परिणाम स्वरूप यह निश्चित होता है कि नहीं, यह ज्ञान सत्य ज्ञान है, यह ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, तब हम उसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। तो दूसरा जो मत हुआ वह परतः प्रामाण्यवाद है कि ज्ञान तो आपको उत्पन्न होता है, लेकिन ज्ञान की प्रामाणिकता हमें परीक्षण के माध्यम से बाहर से आती है, बाहर से हम ज्ञान की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ये परतः प्रामाण्यवाद है। तो स्वतः प्रामाण्यवाद और परतः प्रामाण्यवाद ये दर्शन शास्त्र में 2 प्रकार के सिद्धांत मान्य हैं। लेकिन इन दोनों सिद्धांतों पे सभी दार्शनिकों का मत अलग अलग है। ठीक है, जैसे न्यायिक दार्शनिक है, न्याय दर्शन जो है वह प्रामाणिक को परतः मानता है और अप्रामाणिक को भी परतः। प्रामाण्य और अप्रामाण्य, प्रामाण्य मतलब प्रामाणिकता और अप्रामाण्य मतलब अप्रामाणिकता।
तो न्याय दर्शन ये कहता है कि हमें किसी भी ज्ञान की प्रामाणिकता जो सुनिश्चित होती है, यह भी परीक्षण के पश्चात आती है। बिना परीक्षण के ज्ञान की प्रामाणिकता नहीं उत्पन्न हो सकती, और परीक्षण से ही हमको हमको उसके अप्रामाणिक का भी पता लगता है। तो न्याय दर्शन इस मत में यह स्पष्ट करता है कि ज्ञान की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता दोनों ही परतः माने बाहर से आती है। ज्ञान के उत्पन्न होने से इसका कोई मतलब नहीं है, उसकी प्रामाणिकता नहीं होती है। दूसरा जो है सांख्यों का मत है। सांख्य इसके जस्ट विरोधी है। सांख्य ये कहते हैं कि ज्ञान का प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों स्वतः सुनिश्चित होता है। जैसे ही ज्ञान उत्पन्न हुआ वैसे ही हमको उसका प्रामाण्य भी सुनिश्चित हो जाता है। जैसे वो बड़ा रोचक उदाहरण देते हैं कि जैसे हमने शेर को देखा और शेर का प्रामाण्य हमारे मन में आ गया कि नहीं ये वास्तविक शेर है, तब तो हम अपनी प्राण रक्षा कर लेंगे। लेकिन अगर हम न्यायिकों के मत में जाकर के प्रामाण्य सुनिश्चित करने के लिए शेर का स्पर्श करने लगे, शेर को देखने लगे कि यह वास्तव में शेर है कि कल्पना में शेर है, तब तो हमारी प्राण रक्षा करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सांख्यों का मत है कि प्रामाण्य स्वतः होता है और अप्रामाण्य भी स्वतः होता है, दो के दोनों स्वतः होते हैं। तीसरा जो मत है बौद्धों का। बौद्ध इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। बौद्ध ये कहते हैं कि देखिए, हमको कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है तो स्वतः जो है वह अप्रामाणिक होता है। स्वतः क्या है? अप्रामाणिक है। अगर हमें उसकी वैधता का, उसकी प्रामाणिकता का परीक्षण करना है तो हमको परतः प्रामाण्यवाद की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए बौद्ध दर्शन प्रामाण्य को परतः मानता है और अप्रामाण्य को स्वतः मानता है। बौद्ध की मान्यता एक नहीं है, दोनों को एक नहीं मानता। वह अप्रामाणिक को स्वतः, कि हमें जब भी कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, स्वतः प्राप्त हुआ, तो वह अप्रामाणिक रहता है जब हम उसकी वैधता को सुनिश्चित करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है कि एक गिलास जल रखा हुआ है। अब बौद्ध ये कहते हैं कि हमने जल को देखा, जल का हमें ज्ञान हो गया, लेकिन हो सकता है कि जल के शक्ल में वो एसिड हो। तो हम जल एसिड रखा हो कांच के ग्लास में और हमें जल की शक्ल में दिखता है, तो हम उस ज्ञान को प्रामाणिक कैसे मानेंगे? हम नहीं मान सकते। तो जी सर। इसलिए हमको पहले उसे स्पर्श करना पड़ेगा, फिर हमें उसे पीना पड़ेगा। अगर हम पीते हैं और मेरी प्यास बुझ जाती है, तब तो वह ज्ञान प्रामाणिक है। तो प्रामाणिकता कहाँ से आई? परतः आई, बाहर से आई। जब हमने उसको स्पर्श किया, जब हमने उसको ग्रहण किया और मेरी प्यास बुझ गई, तब वह जल जल की तरह से आभासित हो गया। ठीक है। तो बौद्ध दर्शन जो है वह प्रामाण्य को परतः और अप्रामाण्य को स्वतः मानते हैं। मीमांसा और वेदांत, इनमें थोड़ी सी भिन्नता है। मीमांसा जो है प्रामाणिक को स्वतः मानती है और अप्रामाणिक को परतः मानती है। मीमांसा वेदांत, ये देखिए इनकी जो मेटाफिजिक्स है वो क्या मानते हैं? वो वेदों को अपौरुषेय मानते हैं ना। वो कहते हैं जो हमारे आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है, स्वतः जो प्राप्त होता है वह प्रामाणिक ज्ञान है। और जब हम बाह्य सांसारिक अवयवों के संपर्क में उस ज्ञान को हम उसका प्रामाणिक, अब उसमें भ्रांति आती है, उसमें कल्पना का अंश आता है, उसमें जो है अंतःकरण की अविद्या का अंश आता है, तो इसलिए अप्रामाणिक जो है वो पड़ता है। ये सिद्धांत
मीमांसा और वेदांत का है। समझ गए? जी सर, मैंने सर कभी अब हम इतना नहीं एक पढ़ा था। नहीं, ये थोड़ा जानना चाहिए है मीमांसा और वेदांत को, है। और सभी सभी दर्शनों को कि परतः परतः प्रामाणिक क्या है और स्वतः, इन परतः प्रामाण्यवाद की और स्वतः प्रामाण्यवाद की जो व्याख्या इन दार्शनिकों ने की, उससे कुछ विशेषताएं स्पष्ट हुई। ठीक है, जैसे अगर हम स्वतः प्रामाण्यवाद की विशेषता देखें तो पहली विशेषता स्वतः प्रामाणिक की होगी कि सत्य स्वतः ज्ञात हो जाता है? क्योंकि वैदिक मान्यताओं पे है ना, हमारी आत्मा सत्यम परम धीमहि है, यह श्रुति वाक्य है। भगवती श्रुति कहती हैं कि हम सत्य सत्य आत्मस्वरूप है। भागवत पुराण भी कहता है कि सत्यम परम धीमहि, सत्य हमारी आत्म स्वरूप है, हम उस सत्य को धारण करें। तो सत्य जो है वह स्वतः ज्ञात होता है, और ज्ञान उत्पन्न होने पर सत्यता उसी में सन्निहित रहती है। सत्यता कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि उसी ज्ञान में सन्निहित रहती है। तो स्वतः प्रामाण्यवाद की पहली विशेषता है कि सत्य का प्रकाशन स्वतः होता है। सत्य स्वप्रकाश्य स्वतः प्रकाशित होता है, और ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात भी सत्य उसमें सन्निहित रहता है, सत्य उससे परे नहीं है। दूसरी जो विशेषता होगी स्वतः प्रामाण्यवाद की, कि यदि कोई ज्ञान मिथ्या है तो उसका अनुमान के द्वारा हम निश्चयीकरण करते हैं। ठीक है, परंतु ज्ञान की सत्यता स्वतः प्रमाणित होती है। अगर मिथ्यात्व तो है तो हम उसका परीक्षण करके उस अनुमान के माध्यम से उसके मिथ्यात्व का सुनिश्चित करते हैं मिथ्यात्व को। लेकिन स्वतः जो है उसका ज्ञान का जो स्वरूप है, वह सत्य जो उसमें निहित है, उसकी सत्यता असंदिग्ध रहती है और उसी में संदिग्ध रहती है। ये इसकी दूसरी विशेषता है कि अगर मिथ्यात्व तो आता भी है तो बाहर से आता है, उसका अनुमान के माध्यम से हम निराकरण कर देते हैं। और तीसरी विशेषता क्या है कि प्रत्यक्ष के द्वारा जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान वो उसमें जो है हम बिना विश्वास किए, बिना तर्क किए हम मान लेते हैं, और उसके विरुद्ध प्रमाण मिलता है, अविश्वास होता है, असत्यता आती है। तो यह क्या है कि यह प्रत्यक्ष माने बाहर से आया ना, आत्मा से तो नहीं हुआ, अंतःकरण से तो नहीं हुआ, बाह्य बाहरी जो मंतव्य है उसके कारण हम तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन हमें ज्ञान की सत्यता में विश्वास हो जाता है, यह विश्वास स्वतः हो जाता है कि यह ज्ञान सत्य है अथवा असत्य है। जैसे इसे हम सतही रूप में ऐसे कहें कि कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा अगर, तो उसके चेहरे से प्रतिबिंबित हो जाता है कि यह सत्य नहीं बोल रहा है। और मतलब यही बात सांख्याचार्य कर रहे हैं कि सत्यता का ज्ञान स्वतः हम प्रकट कर लेते हैं, और उस जो हमारी प्रक्रिया होती है प्रकट करने की, उसी के आधार पे हम समस्त कार्य संपन्न करते हैं, और हम ये विश्वास में मान लेते हैं कि यह सत्य है अथवा असत्य है। ये तीन विशेषताएं जो है आपके स्वतः प्रामाण्यवाद की जी सर। जिसे हाँ स्वतः प्रामाण्यवाद को सांख्याचार्यों ने स्पष्ट किया है। ये सांख्याचार्य प्रामाणिक को स्वतः कहते हैं और अप्रामाणिक को भी स्वतः कहते हैं। और उसके लिए ये आपकी तीसरी जो हमने विशेषता बताया कि जैसे हमने प्रत्यक्षीकरण किया, तो प्रत्यक्ष के माध्यम से हमें कभी यथार्थ बोध नहीं होता है। जैसे एक वस्तु है जो अगर पास में रखी हुई है तो वह वस्तु हमें बड़ी दिखाई पड़ेगी,
लेकिन वही वस्तु अगर थोड़ी दूर रख दी जाए तो वह वस्तु छोटी दिखाई पड़ेगी, या हमको दूर से आकाश पृथ्वी से मिलता हुआ दिखता है। तो ये हमारा प्रत्यक्षीकरण है, और प्रत्यक्षीकरण जो है ये भ्रांतिपूर्ण है, इसलिए अप्रामाणिकता भी स्वतः आई। बात समझ में आई? सांख्याचार्यों की क्या जी सर। अप्रामाणिकता भी स्वतः आई और प्रामाणिकता भी स्वतः आई है, कि हम सत्य के स्वरूप को अपनी आत्मा के माध्यम से स्वतः जान जाते हैं कि यह सत्य है अथवा असत्य है। ये सत्य की प्रामाणिकता की और अप्रामाणिकता की दोनों की के माध्यम के लिए जो सांख्याचार्यों ने, ईश्वर कृष्ण ने, विज्ञान भिक्षु ने जो तर्क दिए हैं, उस आधार पे स्वतः प्रामाण्यवाद की व्याख्या हुई। ठीक है। अब दूसरा परतः प्रामाण्यवाद। परतः प्रामाण्यवाद न्यायिकों का है। न्यायिकों ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि ज्ञान की प्रामाणिकता हमें बाहर से आती है, लेकिन परतः प्रामाण्यवाद की जो मान्यता है वह भी कुछ आधार स्तंभों पर टिकी हुई है। उसमें जो पहला आधार स्तंभ है वह यह है कि परतः प्रामाण्यवाद ज्ञान के प्रामाण्य और अप्रामाण्य का पता भिन्न भिन्न साधनों के माध्यम से लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन कारणों या साधनों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उससे भिन्न कारणों या साधनों से ज्ञान की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता का सुनिश्चयीकरण किया जाता है। भाई, जिन कारणों से आपको ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान तो आपको प्रत्यक्षीकरण से उत्पन्न हो गया, लेकिन फिर हम उनसे भिन्न जो कारण हैं उनके माध्यम से हम परतः प्रामाण्यवाद को सुनिश्चित करते हैं। समझ में आई बात की नहीं? जैसे जी। हमने शेर को देख लिया। जी सर। अब शेर को देखते ही ज्ञान तो उत्पन्न हो गया, लेकिन जब तक शेर की आक्रामक रुख को नहीं देखेंगे तब तक शेर का प्रामाण्य कैसे निश्चित होगा? या शेर की हिंसक वृत्ति को किसी पशु की हिंसा करते हुए शेर को नहीं देखेंगे तब तक शेर की प्रामाणिकता कैसे सुनिश्चित हुई? नहीं सुनिश्चित होगी। इसलिए हम जो पहली विशेषता है कि उत्पत्ति तो ज्ञान की हो गई, लेकिन ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए हमें अन्य साधनों की मदद लेनी पड़ती है। अन्य साधनों के माध्यम से ही ज्ञान की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। दूसरा जो इसके माध्यम लिए तर्क दिया गया है वो यह तर्क है कि प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों की उत्पत्ति कभी भी स्वतः हो ही नहीं सकती। जब भी होगी तो परतः होगी। जैसे ज्ञान भी आपको आएगा होगा तो वो बाहर से भी होगा और परतः ही होगा, स्वतः नहीं होगा। जो दूसरी उसकी विशेषता है वह उसके इस बिंदु से संबंधित है, और ये तो क्लियर है, इसमें कोई स्पष्ट करने की चीज नहीं जी। है नहीं है। तीसरी जो विशेषता है कि ज्ञान की जो प्रामाणिकता है यह वास्तविक स्थिति से संबंध रखती है, क्योंकि वास्तविक स्थिति जो बताएगी उसी के अनुरूप ज्ञान की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। वस्तु स्थिति में वस्तु जैसी है उसकी उसी रूप में प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। अगर जैसी वस्तु है और वैसी उसका ज्ञान नहीं होता है, वैसी उसकी प्रामाणिकता नहीं होती है, भ्रमात्मक ज्ञान होता है, तो फिर अप्रामाण्य भी बाहर से आया और प्रामाण्य भी बाहर से आया। जैसे आप कोई व्यक्ति पीलिया का रोगी है, ठीक है। अब पीलिया के रोगी को सारी वस्तुएं पीली दिखाई पड़ेंगी, तो प्रामाण्य भी बाहर से आया और अप्रामाण्य भी बाहर से आया, क्योंकि वह वस्तु पीली है नहीं, लेकिन दृष्टि भ्रम के कारण आपका साधन जो है पूर्णतया निरपेक्ष नहीं है, बल्कि साधन भ्रमात्मक है, दृष्टि दोष से परिपूर्ण है साधन है, इसलिए उसका
प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों बाहर से आया और दोनों अनिश्चित है, मतलब दोनों जो है भ्रामक, ठीक है। अन्य एक विशेषता है जो बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रारंभ में ज्ञान न तो प्रमाण होता है और न ही अप्रमाण होता है। प्रामाण्य और अप्रामाण्य प्रारंभ में तो जैसे वस्तु को हमने देखा तो दृष्टि पथ पर हमारे वस्तु आई तो उसका संश्लेषण और विश्लेषण ने मन ने किया। मन जब संश्लेषण और विश्लेषण करता है तो मन केवल उस वस्तु के स्वरूप का बोध कर पाता है, उसके प्रामाण्य और अप्रामाण्य का निश्चय नहीं कर पाता। प्रामाण्य और अप्रामाण्य का निश्चय मन बाद में करता है, ठीक है। एक और न्यायिकों ने शब्द का प्रयोग किया है, प्रवृत्ति सामर्थ्य और प्रवृत्ति अभिसंवाद, दो शब्द है। प्रवृत्ति सामर्थ्य क्या मतलब ये है कि न्यायिक न्याय दर्शन ये बहुत बड़े उपयोगितावादी दार्शनिक थे। ये कहते हैं कि कोई भी ज्ञान अगर आपके की प्रवृत्ति सामर्थ्य में सहायक होता, मतलब आपके लिए वह उपयोगी होता है, आपके लिए फलीभूत होता है, तब फिर आप उसे जो है प्रामाणिक मानेंगे। और आपके लिए अगर उपयोगी नहीं होता है तो उसे हम प्रामाणिक नहीं मानेंगे। प्रवृत्ति सामर्थ्य और प्रवृत्ति अभिसंवाद पर ज्ञान का प्रामाण्य और अप्रामाण्य सुनिश्चित रहता है। एक तो न्यायिकों ने ये माना है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी में जो प्रैग्मेटिज्म का सिद्धांत है जिसे जॉन डीवी विलियम जेम्स ने स्वीकार किया, ये उनके दर्शन से पूरी तरह से मिलता है। विलियम जेम्स और जॉन डीवी आदि जो प्रैग्मेटिस्ट दार्शनिक हैं, वे यही कहते हैं कि अगर हम कोई विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है तब तो वह वास्तविक ज्ञान है, और अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। अगली जो नेक्स्ट विशेषता है वह एक ही विशेषता और बची है जिसे हम आपको स्पष्ट कर दिए कि जो उस रियलिज्म की थ्योरी है, वस्तुवाद का सिद्धांत है पाश्चात्य दर्शन में, परतः प्रामाण्यवाद उसका भी एक स्वरूप प्रस्तुत करता है। क्योंकि रियलिज्म की जो थ्योरी है इसमें प्रामाण्य का ज्ञान वास्तविकता से एग्रीमेंट के साथ होता है और अप्रामाण्य का ज्ञान वास्तविकता से डिसएग्रीमेंट के साथ होता है। यही चीज हम प्रवृत्ति सामर्थ्य है और प्रवृत्ति अभिसंवाद है। इसको रियलिज्म के माध्यम से और प्रैग्मेटिज्म के माध्यम से दोनों रूपों में हम न्यायिकों ने स्पष्ट किया है, ठीक है। अब इस जो परता प्रामाण्यवाद है, इसको लेकर के बड़ा विवाद होता है। मीमांसकों ने भी मुक्तहस्त इसका खंडन किया। मीमांसकों ने कहा, देखिए सांख्य और मीमांसकों ने पहला जो आक्षेप किया कि भाई परता प्रामाण्यवाद को मानेंगे अगर हम तो प्रामाणिकता वही शेर का उदाहरण दे करके कि फिर प्रामाण्य स्थापित करने वाले व्यक्ति की सत्ता संदिग्ध हो जाएगी कि नहीं। जी जी इसलिए परता प्रामाण्यवाद का सिद्धांत यह उपयोगी नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी कठिनाई आई कि परतः प्रामाण्यवाद सिद्धांत को अगर हम मानते हैं तो मान लो कि ए है, ए की पुष्टि स्वतः तो होगी नहीं, ए का ज्ञान हमें हुआ, फिर ए की पुष्टि के लिए हमको बी की मान्यता स्वीकार करनी पड़ी, ठीक है। बी जब आया तो बी की प्रामाणिकता परतः आई, तो ठीक है, वो कह रहा है ए ठीक है तो बी। अब हमने बी पे भी संदेह किया कि बी की प्रामाणिकता सत्य है अथवा नहीं, तो बी पर जब संदेह किया तो फिर बी की प्रामाणिकता के लिए हमको सी की आवश्यकता पड़ी और सी की प्रामाणिकता के लिए हमको डी की आवश्यकता हुई और डी की प्रामाणिकता के लिए हमको ई की। तो इस प्रकार से
फैलिसी ऑफ इनफाइनाइट रेग्रेस है। जैसे एक की प्रामाणिकता परतः लानी है, तो एक की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए हमको बी की प्रामाणिकता के लिए सी की प्रामाणिकता के लिए डी के लिए ई। तो ये क्या हुआ कि अंतहीन श्रृंखला एक प्रारंभ हो गई। तो फैलिसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस, इसका तर्क दोष, एक तो पहली चीज ये मीमांसकों ने कहा। दूसरी चीज जो है, सत्य का ज्ञान प्रमाण की सफलता और असफलता पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि सत्य तो स्वतः स्फूर्त है ना। वह प्रवृत्ति संवाद और प्रवृत्ति अभिसंवाद पर कहाँ निर्भर है। सत्य की सत्ता तो स्थापित है ना। तो सत्य की सत्ता अगर प्रवृत्ति पर सब वो हुई, जैसे एक व्यक्ति अगर आपके लिए, मतलब देखिए, जैसे कोई भी वस्तु आपके लिए एक क्षण में उपयोगी होती है और दूसरे क्षण पे वह अनुपयोगी हो जाती है। तो अगर हम उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के माध्यम से हम इसकी पुष्टि करते हैं, तो फिर इसकी सत्ता मतलब संदिग्ध हो जाएगी कि नहीं। जी सर। ये है सांख्यों का आपत्ति है। जी सर, ठीक मीमांसा। है, अब ये आपका प्रामाण्यवाद पूर्ण हुआ। जी सर। देखिए, जो इंडियन इथिकल प्रॉब्लम्स है, उसमें पहली प्रॉब्लम्स है कर्मा एंड पुनर्जन्म। तो कर्मा एंड पुनर्जन्म की जो थियरी है, इस थियरी में हम दो सिद्धांत भारतीय दर्शन में पाते हैं। यही दो मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पर कि कर्मवाद की और पुनर्जन्म की पूरी व्याख्या की जाती है। अब ये दो मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? तो पहला मूलभूत सिद्धांत है कृत प्रणास, कृत प्रणास, और दूसरा सिद्धांत है अकृत्याभ्युपगम, अकृत्य अभ्युपगम। इन दोनों को जोड़ करके बना है अकृत्याभ्युपगम। अब कृत प्रणास क्या है, पहला प्रश्न उठता है। कृत प्रणास का मतलब ये होता है कि किए हुए कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। जो कर्म किया जाता है उसका फल कभी नष्ट नहीं। कर्म चाहे सत्कर्म हो चाहे अपकर्म हो, किसी भी कर्म का, कर्म जो है ये बीज रूप में है और यह वृक्ष बन करके अपना फल अवश्य प्रदान करता है। इसलिए ये जो कर्म का सिद्धांत है, इसका जो विश्लेषित रूप है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये है कृत प्रणास। दूसरा जो कर्म सिद्धांत है, वह कर्म सिद्धांत यह है अकृत्याभ्युपगम। इसका तात्पर्य है कि बिना कर्म किए हुए कोई फल नहीं प्राप्त होता है। जब आप कर्म करेंगे नहीं तो आपको कोई फल नहीं प्राप्त होगा। यह जो है नकारात्मक निषेध रूप में पुष्टि करता है कि कर्म आप करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। ये कृत प्रणास है। जब आप कर्म नहीं करोगे तो आपको बिना किए हुए, बिना कृत कर्म का परिणाम नहीं प्राप्त होगा। यही दो सिद्धांत भारतीय नीति संहिता के मूलभूत सिद्धांत हैं। इन्हीं के आधार पर पुनर्जन्म की व्याख्या होती है और इन्हीं की के संरक्षण के लिए
सृष्टि में पर ब्रह्म तत्व की व्याख्या होती है कि इनका जो नियामक है वह सत्ता ईश्वर की है, जो कर्म के अनुसार फल का प्रदाता है। न्यायिक ये कहते हैं कि कर्म में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो अदृष्ट के रूप में संरक्षित रहती है और समय आने पर फल प्रदान करती है। न्यायिकों ने इस कर्म की शक्ति को अदृष्ट नाम दिया और अदृष्ट में यह संरक्षित रहती है। मीमांसकों ने इससे अपूर्व नाम दिया और कहा कि अपूर्व के रूप में यह शक्ति संरक्षित रहती है। अब कर्म सिद्धांत की व्याख्या हमारे भारतीय मनीषियों ने 3 रूपों में किया है। एक तो संचित है, दूसरा क्रियमाण है और तीसरा प्रारब्ध है। ठीक है, या हम इसे ऐसे कहें, प्रारब्ध, क्रियमाण और फिर संचित। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म की परिभाषा यह है कि जिसका फल मिलना प्रारब्ध हो गया है उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। जैसे प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन है, जो हमें कुल प्राप्त होता है, जो हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, जो हमको परिवार प्राप्त होता है, जैसी हमारी संगति होती है और जैसा मेरा स्वभाव होता है, जैसी हमारी आचार्य शंकर कहते हैं कि 3 चीजें प्रारब्ध से सुनिश्चित होती है। एक तो आदमी का कर्म कि वह किस तरह का कर्म करेगा, क्रूर कर्म की वृत्ति होगी या सत्कर्म की वृत्ति होगी। दूसरा, मनुष्य का स्वभाव उसका सात्विक होगा या राजस होगा या तामस होगा, मनुष्य का स्वभाव। और तीसरी चीज जो उसका प्रारब्ध सुनिश्चित करता है वह उसकी आयु, कि वह कितने दिन जिएगा है। और रामचरितमानस में तो ये लिखा गया है कि 6 चीजें प्रारब्ध सुनिश्चित करती हैं। रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ जब भरत जी व्याकुल हैं, पिता की मृत्यु और भाई के वनवास से व्यथित हैं, तो गुरु वशिष्ठ उनको समझाते हैं कि सुनहु सखा, सुनहु भरत, भावी प्रबल, बिलख कह्यो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। ये 6 चीजें वो कहते हैं कि हाँ, जीवन में कहाँ आदमी घाटा देगा, लाभ कहाँ उसे अकस्मात लाभ होगा है, जीवन उसका जीवन कैसा होगा, जीवन का स्वरूप कैसा होगा, और मरण उसका कैसा होगा, यश उसे कितना प्राप्त होगा और अपयश उसे कितना प्राप्त होगा। तो ये 6 चीजें। तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि प्रारब्ध का परिणाम हमारा जीवन है और हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, सुघटित या कुघटित होती हैं, वह प्रारब्ध कर्म के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है। दूसरा जो है ये क्रियमाण कर्म है। प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन मिला, लेकिन वह जो हमारा जीवन है, उस जीवन में हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, जैसा कर्म हम करेंगे, हम या तो कर्तव्य और अकर्तव्य का पालन ही तो धर्म और अधर्म है, जो इंडियन माइथोलॉजी में व्याख्या की गई कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पूर्णतया नियत भाव से पालन करते हैं तो हम यही धर्म, एक व्याख्या ये भी की गई, और अगर हम नहीं करते हैं तो अधर्म है। तो इसी से हमारा क्रियमाण बनता है कि प्रारब्ध से हमारा जीवन बना, लेकिन उस प्रारब्ध के जीवन के परिणाम स्वरूप हमको
फ्री विल प्राप्त है, स्वतंत्र इच्छा प्राप्त है, स्वतंत्र बुद्धि है, स्वतंत्र पर्यावरण है। उस स्वतंत्र पर्यावरण में हम अपनी विवेक के द्वारा, हम अपनी बोध शक्ति के द्वारा, हम अपनी विचारणा शक्ति के द्वारा, हम अपने शास्त्र ज्ञान के द्वारा, हम अपने परिबोध के द्वारा जो हम कर्म करते हैं। देखिए, आदमी का कर्म उसकी सोच पर निर्भर करता है, जैसा उसका चिंतन होता है। जो इंडियन इथिक्स है वो यही बात, इसी बात का हमको आपको निर्देश करती है कि जो जैसी हमारी सोच हो वैसी हमारी विचारणा बनेगी, जैसी हमारी विचारणा बनेगी, अवधारणा बनेगी, उसी के अनुरूप हमारा कर्म स्वतः प्रस्फुटित होगा। और वो जो कर्म स्वतः प्रस्फुटित होगा उसी से हमारा क्रियमाण। तो यह जो दूसरी विधि है क्रियमाण, इसीलिए हमारी इंडियन माइथोलॉजी में व्यक्ति को सदैव जागरूक रहने की बात की गई है और पग पग पर विधि और निषेध का प्रावधान किया गया है। विधि का मतलब यह है कि हमें यह कर्म करना चाहिए, और निषेध का अर्थ यह है कि हमें यह कर्म नहीं करना चाहिए। तो विधि और निषेध जो मीमांसा का मूल आधार है, जो अपूर्व और अदृष्ट का विधाता है, निर्माता है, वह विधि और निषेध। अगर हम निषिद्ध कर्म करते हैं तो उससे हमारा संचित क्रियमाण कर्म वह जो है वो बिगड़ता है। और अगर हम विधि कर्म करते हैं तो हमारा क्रियमाण कर्म पुण्यदायी होता है, फल शुभ फलदायी। ये तो हो गया क्रियमाण। और तीसरा है संचित। अब हमने जो क्रियमाण किया वह क्रियमाण कहाँ होगा? अदृष्ट और अपूर्व, न्याय के अदृष्ट और मीमांसा के अपूर्व के रूप में वो संचित हो जाएगा और उसका फल हमें अगले जीवन में प्राप्त होगा। यही संचीयमाण कर्म है, संचित कर्म है। भारतीय माइथोलॉजी में कर्म की इन्हीं तीन रूपों में व्याख्या की गई और इसका मूल आधार कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम है। चूंकि प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप हमारा वर्तमान जीवन है और क्रियमाण वर्तमान जीवन में हम करते हैं, जिसका फल हमें संरक्षित हो जाता है, संचित हो जाता है। इसलिए यही संचित फल अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में आता है, प्रारब्ध के रूप में हमारा जीवन बनता है। तो यह जो संचित प्रारब्ध बनता है यही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म की अवधारणा साक्षात चार्वाक दर्शन को छोड़ करके किसी न किसी रूप में सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा। जी सर।